सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा जो द्विविध उपक्रम चल रहा था उसके अंतर्गत हमने देखा कि हम साम और निराम दो प्रकार की पद्धति को अपना करके स्वास्थ्य को परिभाषित कर सकते हैं या स्वस्थ रहने की विषय को आगे बढ़ाया जा सकता है हमारे बारे में। तो असल में क्या था कि दो प्रकार से ही हो सकता है, या तो संतर्पण या अपतर्पण, साम या निराम, या दो तरह के स्थूल और कृश। या तो बहुत मोटा व्यक्ति, वो कब बड़ा हुआ हो जिसमें बहुत ज्यादा, तो वो मोटा व्यक्ति हो गया, है ना। जिसमें शरीर भारी हो तो वो उसको क्या बोलेंगे, स्थूल। और कृश अर्थात कि जो कमजोर व्यक्ति है, पतला दुबला व्यक्ति है, तो वो हो गया कृश। और ऐसी ही चिकित्सा पद्धतियों को भी दो विषय में हमने बांटा। कौन सा? संतर्पण और अपतर्पण। यानी संतर्पण किन विधियों से करना है हमें? जो कंटेंट हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में 2 तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व वाले द्रव्यों को क्या कहा गया है? ब्रहणम। पिछली बार हमने देखा शनिवार को, उनको क्या गया? ब्रहणम। तो जो ब्रहणम द्रव्य है, वो जिसमें 2 प्रकार के हमारे तत्व शरीर के, मतलब 5 तत्वों से बना शरीर है, उसमें से 2 तत्व हमारे होना जरूरी है, जिनसे संतर्पण होता है, या ब्रहणम द्रव्य जिन्हें कहा जाता है। राइट। तो ऐसे ब्रहणम द्रव्य जिनमें 2 ही तत्व पाए जाएंगे, कौन कौन से? पृथ्वी और जल तत्व। और संतर्पण में जो प्रयुक्त होते हैं, उपयुक्त होते हैं, वो क्या, कौन कौन से तत्व होते हैं? उनमें आकाश, पृथ्वी और अग्नि। आकाश, पृथ्वी और अग्नि, इन 3 से क्या होता है? अपतर्पण होता है, या लंघन होता है, या निराम शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निराम, निराम, यानी कि पहले तो साम को समझना है, फिर निराम को समझना है। साम और निराम, संतर्पण और अपतर्पण, ग्रहणम और लंघन। तो ये एक सीरीज वाली कंडीशन है ना, शब्द है। तो संतर्पण कह लो, या ग्रहण कह लो, या साम कह लो। साम का मतलब सा आम, सा आम, संधि विच्छेद करेंगे, सा आम यानी सहित, आम के सहित। आम यानी अपचित भोजन, मैंगो वाला नहीं। आयुर्वेद में आम यानी मैंगो वाला नहीं, यानी अपचित भोजन, वो क्या कहलाता है? साम, साम। राइट। तो जो शरीर में हमने भोजन तो किया है, लेकिन वो शरीर में पूर्ण रूप से पचा नहीं है, पूरे रूप से पचा नहीं, ऐसा अपचित भोजन जो हमारे शरीर में अब रोग पैदा कर चुका है। तो 2 प्रकार से ही ये हो सकता है, या और शरीर में वो क्या दे रहा है? अपचित भोजन स्थूलता दे रहा है, मोटापा दे रहा है, बीमारियां दे रहा है, ब्लॉकेज दे रहा है। जितने भी आपके शरीर के अंदर, मैंने बताया कि आधुनिक प्रकार से देखा जाए, आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से, तो जितने भी हमारे कंटेंट बढ़ गए हैं शरीर में, किसी का थायराइड बढ़ गया, ये जो बढ़ी हुई रिपोर्ट जितनी भी हैं, ये सब जो है साम के अंतर्गत आ जाएंगी, या ब्रहणम में आ गई। ये अति योग हो गया है ब्रहणम का, ऐसा समझ सकते हैं, या संतर्पण कुछ ज्यादा हो गया है, संतर्पण का अति योग हो गया है। राइट। ये सारे साम की श्रेणी में आ जाएंगे। साम यानी ऐसा कंटेंट जो बॉडी के अंदर हमने खाना खाया था, वो अपचित भोजन है, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारियां आ रही हैं, तो वो साम। तो साम हो गया। और निराम, जो हमारे शरीर में बिना खाए, यानी किसी चीज की कमी के कारण, जिस तत्व की कमी के कारण आ रही बीमारियां, तो वो निराम हो गया। और कोई चीज बढ़ गया है तो वो हो गया साम। क्या ना?
साम और निराम दो प्रकार का अंतर मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हो गया सारी चीजें? तो इधर हो गया ब्रहणम और लंघन। ब्रहणम में क्या है, हमने जल तत्व और पृथ्वी तत्व का सामंजस्य के साथ में हमने ब्रहणम किया, और उसके बाद में संतर्पण को जाने तो संतर्पण में क्या है, लंघन। संतर्पण या लंघन, सॉरी संतर्पण नहीं, ब्रहणम या संतर्पण और अपतर्पण या लंघन या निराम, ये सब एक ही श्रेणी के नाम हैं। क्योंकि निराम अर्थात शरीर के अंदर कोई कंटेंट कम हो जाना, यानी उसमें शाम में अपचित भोजन जो है वो ये शाम कहलाएगा। यानी उसमें आम के सहित, यानी शरीर में आम बढ़ जाने के कारण जो होने वाले रोग हैं, यानी अपचित भोजन बढ़ जाने के कारण जो रोग हैं वो आते हैं। और निराम में पूर्ण रूप से पचित भोजन तो पूरा पच गया, लेकिन शरीर में कंटेंट्स की कमी हो गई है जिनके कारण हुए रोग हैं, जिससे शरीर क्रश हो रहा है, स्थूल नहीं हो रहा, मोटा नहीं हो रहा है, शरीर पतला दुबला हो रहा है। यानी वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू उनके बॉडी में कम है, ऐसा मान लें, है ना, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है। या हम जो टेस्ट रिपोर्ट्स में देख रहे हैं, हमारे ये चीज घट गया, विटामिन सी कम हो गया, विटामिन डी कम हो गया, ये कम हो गया, वो कम हो गया, ये सब निराम, ये सब अपतर्पण हो गया, है ना, बॉडी का। यानी कमी हो गई, शरीर में कम हो गया, तो कम हो गया तो क्या करना है, बढ़ा देना है। और बढ़ाना उसको है जो चीज कम हो, फर्क इतना ही, इसको ऐसा समझना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो हमारी जो फाइल पूरी हुई थी उसके आगे का सीन हम लेते हैं। तो अब क्या है, लंघन के विषय क्या क्या हो सकते हैं। लंघन के विषय में अपन देखते हैं तो समझ में आता है। तो संशोधन से लंघन, हम क्या कर रहे हैं, संशोधन यानी शरीर में शोधन कर रहे हैं। संशोधन यानी शोधन, सफाई के साथ काम जो कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, वो सब संशोधन कहलाएगा। संशोधन से लंघन, योग्य। अब इसमें कौन कौन योग्य व्यक्ति माने शोधन के योग्य? इसमें स्थूल व्यक्ति जो मोटा है, खा पी के बहुत ज्यादा हो गया है, स्थूल है, लेकिन उसको साम है। साम का मतलब खाना जो है अपचित भोजन के रूप में बॉडी में इकट्ठा हुआ और स्थूलता आई बॉडी में और शरीर में निष्क्रियता आई है और जिसके कारण बीमारियां आई हैं, ये तो हुई साम। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कराएंगे, लंघन कराएंगे, राइट। जिसका कफ बढ़ गया है, कफ भी, जिसके बॉडी में कफ पित्तवात की हम चर्चा करते हैं, तो हमने क्या समझा था बेसिक आयुर्वेदा में कोर्स में, कि जो कफ है वो यदि बढ़ा हुआ है बॉडी में तो शरीर में वजन भी ज्यादा है और शरीर में सुस्ती है ना। तो अधिक कफ है तो वजन ज्यादा है, सुस्ती है, काम करने में एक्टिवनेस कम है, राइट। वनिस्पत वात के, वात प्रकृति वाले के एक्टिवनेस ज्यादा होती है, जबकि कफ वाले के सुस्तता ज्यादा है, डलनेस ज्यादा रहती है, राइट। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, शोधन करना है। शोधन किसको करना है, शोधन से लंघन योग्य, यहाँ लिखा हुआ है शोधन से लंघन योग्य। तो शोधन किसको करना है, जो स्थूल है, साम हुआ है जिसको मतलब खा पी के इकट्ठा हुआ है अपचित भोजन। अब खाना पहले वाला पचा नहीं है तो उसको लंघन करा दो, उसको व्रत करा दो, उसको उपवास करा दो, है ना। तो थोड़ी देर में खाना जब पच जाएगा तो उसकी बीमारी भी शांत हो जाएगी। ये है चिकित्सा, बड़ी आसानी से, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको हम कर नहीं सकते। इसमें तो सारी चीज क्लियर है, लंघन भी हम कर सकते हैं, व्रत उपवास सारी चीजें हम करना जानते हैं, करते हैं, करते भी रहें। अब आगे बढ़ते हैं। और शोधन, शोधन के लिए योग्य कौन है, तो जिसको कफ बढ़ा हुआ हो, मोटा हो, स्थूल हो, पित्त और बल की अधिकता में, तब क्या करेंगे,
संशोधन या शोधन करेंगे। जिसका बल अधिक है, शरीर में बल अच्छा खासा है, तब ही उसका संशोधन कर सकते हैं। यदि कृष व्यक्ति का संशोधन कर दिया जाए तो ऑलरेडी उसके पास कुछ था ही नहीं, बल है नहीं, बेचारा कमजोर आदमी है। संशोधन कर दिया तो बीमारी साथ में निकल जाएगी, साथ में शरीर का सत्व भी निकल जाए। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना है, शोधन नहीं करना है, तो वो योग्य नहीं है। शोधन के योग्य कौन कौन है? बलवान व्यक्ति जिसमें बल है, जो सहन कर सकता हो शोधन को, या जिसका पित्त बढ़ा हुआ हो, ये कब बढ़ा हुआ हो, और स्थूल काय व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को। ठीक है। और पाचन दीपन से लंघन योग्य है। देखिए दोनों तरह के हैं। जो संशोधन कर सकते हैं वो तो ऊपर वाली लाइन हो गई, क्लियर। अब पाचन दीपन से योग्य, पाचन दीपन पहले हमने देखा संशोधन से लंघन योग्य। संशोधन यानी उसकी बॉडी की क्लींजिंग थेरेपी कर रहे हैं हम लोग। तो क्लींजिंग किस किस को करना है? किसी भी थेरेपी में क्लींजिंग कब करनी है? जब वो मोटा हो, स्थूल हो, कब बड़ा हो, शरीर में पित्त बड़ा हो और बल की अधिकता हो शरीर में, राइट। और यदि कमजोर व्यक्ति है तो उसको हम ये सब नहीं कर सकते। आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद ये बोलता है क्लींजिंग, किसी भी तरह की क्लींजिंग की कोई भी थेरेपी हो उसको हम तभी अपना सकते हैं जब ये सब हो। अब दूसरा तरीका क्या है? पाचन दीपन से लंघन योग्य। तो लंघन के दो प्रकार देखे हमने, एक तो संशोधन यानी उसकी बॉडी में से सफाई कर देना, और पाचन दीपन यानी खाना पचाने का कोई औषधि दे करके उसको पाचन कर दें। अपचित जो भोजन है शरीर में वो पच नहीं रहा है, जाम हो गया है ट्रैफिक, तो क्या करो, कुछ ऐसी पाचन दीपन यानी पचाने वाली और भूख बढ़ाने वाली दवाइयों से लंघन कराओ। तो कुछ ऐसी दवाइयां दो उसको, और लंघन यानी उपवास भी कराओ और साथ में ऐसी दवाइयां भी दो। तो ऐसे व्यक्ति कौन कौन से होंगे? जिनका आम यानी बॉडी के अंदर ऐसा व्यक्ति जिसके आम बड़ा हो। आम मतलब हमने खाना पीना खाया था, यानी आम का मतलब अंग्रेजी में बोले तो समकक्ष बोल सकते हैं, वैसा नहीं। समकक्ष बोले तो इन्फेक्शन बॉडी में, तो उसके समतुल्य क्या हो गया? इन्फेक्शन, यानी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन बढ़ा है तो क्या करेंगे, उसको लंघन करा दें तो आराम से उसको रिलीफ मिल जाएगा। और इन्फेक्शन भी तभी हो सकता है जब उसको भूख नहीं लगती, बिना भूख के भोजन कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको इन्फेक्शन होने की प्रचुर संभावनाएं रहती है। यदि उसकी अग्नि तेज है, भूख बढ़ी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं हो सकता, राइट। तो पाचन दीपन से लंघन योग्य, जिसको कोई ऐसी औषधि पाचन के लिए दे और जिससे भूख बढ़ती हो, इसलिए ऐसे व्यक्ति लंघन योग्य हो जिसमें कौन सी बीमारियां हो? आम यानी अपचित भोजन, ज्वर भी काय से हो रहा है? बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है। तो अतिसार, दस्त हो गया किसी को, अब किसी को दस्त हो गए तो हम क्या कर सकते हैं? उसको शोधन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ऑलरेडी बेचारे को दस्त लगे पड़े हैं, तो उसको नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति को क्या औषधि दे देंगे कि खाना उसको पच नहीं रहा है और पच नहीं रहा उसके कारण दस्त लग रहे हैं, खाना बाहर निकल रहा है देखिए, तो उसको दीपन पाचन की औषधि दे दो, ऐसी खाना पचे और भूख भी लगे। तो खाना ठीक से पचने लगेगा तो सारी चीजें, सारी क्रियाएं उसकी क्लियर से होने लगेगी। किसी का शायद अभी खुला है तो इसको बंद कर लीजिए, शायद उन्होंने अपना ऑन कर रखा है माइक, तो आवाज फिर रिपीट होने लग जाती है। आप बंद कर लेंगे तो ये रिपीट होना बंद हो जाएगा। विजयलक्ष्मी मैडम, विजयलक्ष्मी मैडम जी विजयलक्ष्मी मैडम, क्या? आपका है ना वो माइक जो है बंद कर लीजिए, जिससे क्या होगा, ये जो आवाज की कॉपी होके मेरे पास आ रही है ना वो बंद हो जाएगी, रिकॉर्डिंग अच्छी से आएगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आप ध्यान रखिए कि किसी का माइक ऑन है तो वो बंद कर लें अपना अपना, नहीं ऑन रह जाएगा तो वो
रिपीट होके आने लगेगा। रिपीट होगा तो रिकॉर्डिंग साफ नहीं आएगी, आवाज भी साफ नहीं आएगी। रेडमी एमएन कौन है, उनका माइक ऑन है? जी रेडमी कृपया एमएन। वो, हाँ प्रधान सर ने जो बताए हैं उनको आग्रह है कि वो अपना माइक ऑफ कर लें, जिससे नहीं तो शुरू किया जाए। फिर हम बढ़ते हैं। हमने देखा था अभी कि क्लींजिंग थेरेपी किसी भी प्रकार की हो, या पंचकर्मा भी एक प्रकार की क्लींजिंग थेरेपी ही है। तो क्लींजिंग थेरेपी के लिए शरीर का किस प्रकार का होना जरूरी है। हमारे यहाँ पर भी कई प्रकार की क्लींजिंग थेरेपी, हम लोग लीवर क्लींजिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मेरे पास एक प्रश्न भी किया था कि गुरुजी किसी को उसकी थेरेपी से नुकसान भी हो रहा है, फायदा भी हो रहा है, तो उस थेरेपी में हमको फायदा लेने के लिए क्या किया जाए। तो हमें क्या है, उसके लिए योग्य व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। उसका पात्र कौन कौन हो सकता है, जो स्थूल व्यक्ति हो, अच्छा हो, है ना। आयुर्वेद के दृष्टिकोण में मैंने आपको बताया, कोई भी क्लींजिंग थेरेपी के लिए ये एक परिभाषा हमारे नजर में है। तो ऐसे व्यक्ति को हम यदि देंगे तो कोई भी क्लींजिंग थेरेपी का अच्छा सा लाभ मिलेगा। राइट, हमें ये चीज अब समझ में आ गई कि क्लींजिंग थेरेपी का किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होना है। दीपन पाचन से तो अतिसार व्यक्ति वाले आम ज्वर, वमन। अब किसी को उल्टी उल्टी आ रही है तो यानी उसको उल्टी क्यों आ रही है, खाना नहीं पच रहा। ये जो लीवर है ना आपका, गेटमैन है, गेट कीपर है। कैसा गेट कीपर है, ये बोलता है कि इसकी भगवान ने ड्यूटी लगा रखी है। जब ये भगवान ने मशीन बनाई थी ना, आप जो मशीन बनाते हैं इसको हमने, आप जो मशीन बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, एलईडी एलसीडी बनाते हैं, इसको भी आप एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर और उसका कुछ न कुछ लिख करके, उसका मैनुअल लिख करके भेजते हैं कस्टमर के पास। राइट, तो अब जो है भगवान ने जो ये मशीन बनाई है हमारे, ये हम जो चलते हैं, ये हमारे जैसी मशीन जो बनाई के रखी है दुनिया भर में, है ना। तो ये जो मशीन है इसको बहुत सारे सेफ्टी फीचर देके भेजा है। तो इसके जो सेफ्टी फीचर हैं बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर में क्या है, इसके अंदर लीवर को पहरेदार बना दिया, गेटमैन, यानी उसको पुलिसमैन बना दिया है। वो तय करेगा कि बॉडी के अंदर खून में क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। कैसे, जैसे ही हम कुछ बॉडी के उपयुक्त चीज नहीं है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऐसी कोई चीज नहीं है, यानी ये शरीर के लिए इस धरती पर जो नुकसानदेह योग्य चीज है, जो इस शरीर को नुकसान कर सकती है, उसको रोकने का काम किसका है, लीवर का। वो उठा करके अपने सिस्टम से उसको बाहर फेंक देता है। तो हमें उल्टी जब ही आती है जब हमारा शरीर उसको स्वीकारने योग्य नहीं होता। तो ऐसा जो खाना, ऐसे ही जो फूड है, उसको हमारा शरीर उठा के बाहर फेंकता है, उसको वमन के रूप में या उल्टी के रूप में या वॉमिटिंग के रूप में उसको बाहर निकाल देता है। राइट, ऐसी कंडीशन वाले को भी समझना होगा कि ये जो अपचित भोजन है, क्योंकि पचा तो है ही नहीं, ये अपचित भोजन है, इसलिए उसको लीवर, और पचने योग्य भी नहीं है, हमारा शरीर उसको पचा नहीं सकता, इसलिए वो उसको उल्टी आ रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, उल्टे काम करते हैं। डॉक्टर के पास जाके कहते हैं हमको उल्टी आ रही है, कोई दवा ववा दे दो, कोई गोली वोली दे दो। तो क्या होता है, तो जो हमारे शरीर के लिए योग्य नहीं है, उचित तो नहीं है, उसको हम जबरदस्ती उस दवा के माध्यम से उस शरीर के अंदर घुसेड़ देते हैं। अब शरीर उसको निकालना चाहता है, टेंशन है बेचारे को, अब वो ब्लड में जाएगा, लीवर के साथ जबरदस्ती दवा प्रेशर के मार करके, दवा की ताकत से हम अपनी जिद से भेज देते हैं अंदर, है ना। जबकि होना क्या था, उसको उल्टी करके उसको बाहर निकलना था, है ना, उसका वमन होना था, उसका वॉमिटिंग होना था, उसको बाहर निकालना था। तो पंचकर्मा जो थेरेपी है वो यही करती है कि हम जो खाना खा लिए हैं और उसका अपचित भोजन जो शरीर में है उसको कुछ औषधियां दे करके वमन करके बाहर निकाल देना, वॉमिटिंग करके उसको बाहर निकाल देना। ठीक है, तो ये हमारा जो लीवर है क्या करता है, ये काम करता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है या ठीक नहीं है,
उसको उल्टी करके बाहर निकालेगा, या फिर मान लो उल्टी करके बाहर नहीं निकाल सका वो, तो वो क्या करेगा, उसको दस्त करके बाहर निकाल देगा, है ना। उल्टी और दस्त जो होता है ना, अतिसार या दस्त जिसको बोलते हैं, है ना, लूज मोशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ऐसा दस्त करके वो बाहर निकाल देता है। तो वो क्या, हम कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं अपचित भोजन, यानी खाना पच नहीं रहा, आपका डाइजेशन खराब हो गया। डाइजेशन क्यों खराब हुआ? डाइजेशन खराब नहीं हुआ, लीवर की अपनी पावर है कि वो थोड़ी देर के लिए उसको डाइजेशन को खराब कर दे, है ना। ये हमेशा के लिए खराब नहीं होता है। आप 2 दिन 3 दिन उसमें खाना डालना बंद कर दो या थोड़ा सा व्रत कर लो, आपका डाइजेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है ना। तो जब तक दस्त चल रहा है, जब तक आप कुछ खाओ ना, खाओ तो ऐसा आहार लो जिससे बॉडी का टेम्परेचर घट जाए, है ना। पेट का टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो लीवर देखता है, लीवर खुद ये ऐसा खाना जो आ जाता है, जैसे आप खुद ये सोचिए कि जिसको व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हैं और वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए, तो फिर आपका टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ जाता है। आप खुद ही कहोगे कि ऐसा खतरनाक बढ़ता है कि उसको कहेंगे हम गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ, राइट। तो वही कार्य जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, ऐसा भोजन हम पेट में डाल देते हैं, तो लीवर क्या बोलता है उसको, उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, स्टमक का, पेट का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फिर हमारा पेट बोलता है गेट आउट, तो जो वमन के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है, वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देता है। अब वो जो फूड है, वो तो कह रहा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तो क्या करेगा, उसको दूसरे गेट से बाहर निकाल देगा, राइट। जैसे हमारे कोई घर में घुस आया, तो हम देखते हैं, अच्छा बोले मैं तो इस दरवाजे से नहीं जाऊंगा, चल ठीक है पीछे वाले दरवाजे से निकल जा, लेकिन हमारे घर में तू नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हम उसको पसंद नहीं करते ना, राइट। हाँ, वो उसको पसंद नहीं करते। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। क्या नाम है इनका, पता नहीं। अब मेरे को यहाँ से ऑफ करके उधर जाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग भी बंद करनी विजयलक्ष्मी पड़ेगी, पूरा मैडम लंबा आपको प्रोसेस हो जाता है। माइक बंद करो तो तमर साडे संसार भासी जाउची। वर्मा जी बंद कर दीजिए ना जरा, वर्मा जी की आवाज आ रही नहीं है। नहीं विजयलक्ष्मी मैडम का खुला हुआ है, अच्छा, मैं बोलता हूँ विजय कि उसको लक्ष्मी जी बंद करने के लिए। प्लीज ऐसा मत करिए, वो आपकी की रिकॉर्डिंग खराब आएगी ना, बंद कर लीजिए, हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें क्या समझना है, हमारा जो गेटमैन है वो लीवर, वो तय करता है आपको क्या रखना है, शरीर में क्या रहना चाहिए। अब पेट्रोल की जगह डीजल, मतलब आप जो डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दोगे, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दोगे, तो वो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। लेकिन ये उस ऊपर वाली की बनाई हुई ऐसी गाड़ी है जो फिर भी चलती है। इसके साथ इतना अत्याचार, इतने अपराध कर देते हो, फिर भी ये चलती रहती है। फिर भी ऊपर आप सोचो कि पता नहीं हम कितने दिन भर में इसको अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी गाड़ी चल रही है। लेकिन कुछ लक्षण दे करके ये आपको थोड़ा सा ट्रबल में डालता जरूर है, राइट। फिर भी आपको इतने सारे सिम्टम्स देता है, एकदम गाड़ी बंद नहीं करता है। लेकिन आपकी बनाई गाड़ी तो एक ही बार में बंद हो जाती है, जैसे ही आपने डीजल डाला पेट्रोल की गाड़ी में, वो गाड़ी बंद हो जाएगी तुरंत, है ना। लेकिन ये ऐसी गाड़ी फिर भी चलती रहती है, आपको सिम्टम्स देती है, बीमारी बताती है, देखो भैया आप प्रॉब्लम हो गई है, इसको क्लींजिंग करके वापस अपने सही पेट्रोल डालो इसमें, राइट। तो लीवर जो है इस बात का ध्यान रखता है, वो नेचुरल तरीके से बॉडी को क्लींजिंग करता है, साफ करता है। और जो बॉडी में हम लोग दुनिया भर का खाना पीना खा जाते हैं, ओवर एक्सेशन, और जो हम केमिकल डाल के खाते हैं दुनिया भर का, एंडोसल्फान, मेलोफियान, यूरिया, ये पता नहीं क्या डीडीटी, इतने सारे कंटेंट उस खाने वाली चीज के ऊपर डालते हैं, तब वो खेतों में डालते हैं, तब जाके वो सब तैयार होता है। और ऐसा केमिकल युक्त आहार हम शरीर के अंदर डालते हैं, तो लीवर क्या कर रहा है, लीवर फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसके अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा। तो उसके जो सेल होते हैं ना, हेपेट सेल्स, वो शिव जी की तरह कंठ में धारण कर लेते हैं इस विष को। खाने को
विष मतलब खाने को और विष को दोनों को अलग अलग कर देता है ये लीवर, और वो अलग करके जो खाने वाला पोर्शन है वो आपके शरीर को देता है, और विष को अमोनिया के रूप में कलेक्ट करता है। और अमोनिया इतना खतरनाक कंटेंट है कि आप बॉडी पे उसको निकाल के किसी को टच कर दिया गलती से तो भूल जाइए कि आपके पूरा चेहरे पे डाल दिया तो इतना जलन होगा भयंकर, वो जल जाएगा, सब काला पड़ जाएगा, इतना खतरनाक है। तो आप सोचिए उसको वो 1.5 घंटे के लिए, 1.5-2 घंटे के लिए यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन? लीवर। इतनी बढ़िया मशीन ऊपर वाले ने बना के दी है आपको, अब आप फिर भी वैल्यू इसकी नहीं कर रहे हो। पेट्रोल की जगह डीजल और डीजल की जगह पेट्रोल डाल के चलाने की कोशिश करोगे जबरदस्ती अपनी जिद में, फिर भी ये आपको सपोर्ट कर रहा है। तो सोचिए ये तो बड़ा ऊपर वाले का बड़ा हम सब पे करम है, बड़ी कृपा है। ये मशीन कम से कम फिर भी खराब नहीं हो रही है ना। तो हमें ये समझना है कि हमको जो वॉमिटिंग हो रही है ये लीवर की वजह से है। ये लीवर उसको ऐसे फूड आ गया है जो उसने उसको पहचान लिया कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उसको बाहर निकालना चाह रहा है। जब निकाल दो उसको, उल्टी करके बाहर निकाल दो, आपका शरीर तुरंत हल्का हो जाएगा। जो आप में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, बॉडी के जितने सिम्टम्स थे वो भी सारे शांत हो जाएंगे। तो ये मैं आपको बता दिया तरीका, आसानी से ये वमन करके हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ही 10 लिवर क्लींजिंग करने से हो जाएगा। लीवर तो खुद ही क्लीन कर रहा है ना, आपने गलती से कुछ खाना खा लिया है जो आपके बॉडी को एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो ऐसे खाने को लीवर खुद बाहर निकाल देता है। नहीं सर, हमारा प्रधान सर बताए ना लिवर क्लींजिंग करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, विजय जी प्रधान सर, हाँ हमारा इप्सम सॉल्ट और जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जी जी उसको जी मिला को पिना के उसको 2 दिन पूरा वो ऑपरेशन हो जाएगा। सर ये बाद की बात है। हाँ, ये अभी थोड़ा सा अलग विषय रखें इसको। देखिए क्लींजिंग के लिए मैंने बताया किस टाइप का आदमी होना चाहिए। स्थूल हो, जिसमें कफ बड़ा हो, पित्त बड़ा हो, एसिड बॉडी में एसिड है ना, ये सारे सिम्टम दे दिए ना मैं आपको। थेरेपी कोई भी हो, अभी थोड़ा सा उसको अलग रखो तो अपन थोड़ा विषय को अपन पूरा कर लें, है ना, जो विषय चल रहा है। तो ये अभी तक ये चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा नहीं था। अभी कुछ डिमांड बहुत सारे आने लगे, फोन बहुत सारे आने लगे, लोग मेरे को पूछने लगे कि सर जी हेल्प इंडिया में आप लोगों ने या जो भी आपके सभी साथियों ने बताए थे हमको क्या क्लींजिंग करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये उससे जुड़ा हुआ विषय, उसका उत्तर है ये। आयुर्वेद में जो लिखा हुआ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो लिखा हुआ दिखा रहा हूँ एज इट इज। कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे, आप सब सामने आप, है ना। छुपाना कुछ नहीं है। छुपाना किस लिए भाई? छुपाना या तो मैं एकाधिकार रखना चाहता हूँ, है ना, कि वो कहते हैं ना सारे गुरुजी जो गुण बताना देंगे तो फिर गुरुजी की वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, ऐसा नहीं है। हमें बताना ही चाहिए, है ना। तो ये हम आगे वाली पीढ़ी को, फिर आप लोग आने वाली पीढ़ी को बताओगे। ऐसे पूरा ये चैन है, गुरु प्रसाद है, हम सब डाकिए हैं, राइट। हमें इसको समझना है और आगे बढ़ाना है इस विषय को। अब छोटे मोटे प्रश्न होते रहेंगे, वो बाद में अपन लेते रहेंगे। एक बार समझ लें लीवर का प्रोसेस क्या है। लीवर का प्रोसेस ये है, आधुनिक विज्ञान भी उसी को ये बोलता है, आयुर्वेद भी वही बोल रहा है। तो लीवर का प्रोसेस क्या है? लीवर का काम भी यही है, बॉडी के अंदर सफाई करना। वो क्या कर रहा है? उसको यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है ना। किसको? जहरीले पदार्थ को, अमोनिया को लीवर क्या कर रहा है? 1.5-2 घंटे के लिए यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है। यूरिया से यूरिन बनेगा और वो किसको दे देता है? वो ब्लड को दे देता है, और ब्लड में घूमता हुआ, ब्लड क्लींजिंग होने के लिए, ब्लड खून की सफाई कहाँ होती है? आपकी किडनी में होती है। और किडनी उसको क्या करेगा? फिल्टर करेगा, फिल्टर करके यूरिया को बाहर निकाल देगा और बाकी के कंटेंट को बॉडी में रख लेगा। मिनरल विटामिन जो आपके खाने में मिले थे आपको, वो सब रख लेगा। और गलती से आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, फिल्टरेशन उसकी सही नहीं है, तो वो क्या करेगा?
वो यूरिया भी ब्लड में घूमेगा, ब्लड में घूमेगा तो ब्लड का टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो हमने आपको बताया कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा ब्लड का तो हमारे शरीर में जलन, किसी को रात को नींद नहीं आ रही है, ये शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेचर, ये आपके लक्षण है कि भाई कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है, चेक करना है, बस इसी को समझना है हमें। बीमारी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, हमें जानना है और उसका निराकरण करना है। इसका मतलब यह है कि हमारी फिल्टरेशन रेट कमजोर हो गई, तो किडनी के सिम्टम्स हैं वो बताता है। और जब इतना पे भी नहीं होता तो वो पैरों में सबसे पहले सूजन आने लग जाती है और पानी भरने लगता है ना। फिर इसके बाद में भी फिर भी नहीं मानता है आदमी, तो फिर वो किसी का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, किसी का क्या बढ़ जाता है। और इतने सारे ये मशीन भगवान की बनी हुई आपको इतने सारे सिम्टम्स देती है, एक के बाद एक के बाद एक, देखो भाई अभी भी मान जाओ, देखो भाई अभी भी मान जाओ, राइट। ये पूरा एक प्लान के तहत होता है और ये यूरिया में कन्वर्ट होता है, वो सिर्फ 1.5-2 घंटे के लिए होता है। अब आप क्या कर रहे हो, यूरिन को आप पेशाब को रोक करके बैठ जा रहे हो, अरे यार अभी तो सारे फ्रेंड बैठे हैं, जब सब उठेंगे ना जब जाके आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, जाएंगे बाद में। नहीं, गलत। आपको तुरंत जाना चाहिए, जैसे ही थोड़ा सा भी सिग्नल आए ब्रेन से और आपको पता लगते ही आपको तुरंत जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, घर की महिलाएं ऐसा सोचती हैं, अभी ऐसा करते हैं, अभी कोई हमारे गेस्ट आ गए, इनको चाय बना के इनको नाश्ता दे के फिर जाएंगे। कभी कभी ये वो सोचती हैं कि चलो बच्चों का भी तैयार कर दें, अभी ऑटो वाला, रिक्शे वाला या गाड़ी वाला आने वाला है, स्कूल भेज देते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। नो, क्योंकि उसका टाइम पीरियड तो कितना है, 1.5 घंटे का ही है। अब आधा घंटा तो उसको ब्लड में घूमने में लग जाता है, बचा 1 घंटा। 1 घंटे में आपने रोक लिया और यूरिन रोक लिया, बाकी जगह भी पता नहीं कहाँ से रुकता हुआ आ रहा होगा, तो वो क्या होगा, कन्वर्ट वापस अमोनिया में हो जाएगा। अमोनिया क्या करता है आपको पता ही है, खतरनाक है, जला देगा। तो आपकी जो अंदर की एंडोथेलियम लेयर है पहले उसको जलाएगा। ऐसे ही आपने 2-4 बार और किया रोकने का काम या रेगुलरिटी बना ली, तो फिर ये आपके एंडोथेलियम लेयर जल करके फिर आपके नसों को जलाएगा, शरीर की जो नसों में ये घूमता है ना। आपके यूरिन में जलन होती है, पेशाब में जलन होना, ये सब शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हो खतरनाक, जलन हो रही है, किसी को यूटीआई हो गया, किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी को क्या हो गया, किसी को कुछ ना कुछ चल गया, मतलब कुल मिला के ब्लडिंग आना शुरू हो गया। कई लोगों की शिकायतें होती रहती है सब। तो मैंने आपको बता दिया ये खतरनाक वाला जो अमोनिया कंटेंट है उसको बाहर निकालना जरूरी है, इसलिए तुरंत प्रभाव से इसको बाहर निकाल। हमने 13 प्रकार के वेग हैं, उनको नहीं रोकना है, उस समय भी पढ़ा था ये चीज, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो पाचन दीपन से लंघन योग्य कुछ योग्य, तो इसमें क्या क्या आया, आम, ज्वर, अतिसार, वमन, निबंध, अल्लास। ये देखिए ये सब देसी नाम है, इंडियन नेम है। आप अंग्रेजी नाम इनके सारे लगभग जानते हैं, है ना। वमन मतलब वॉमिटिंग जिसको आप कह रहे हैं, वॉमिटिंग की तरह जैसा कुछ है ना। वॉमिटिंग और वमन नहीं है, वमन तो बहुत अलग चीज है, थोड़ा मतलब उसकी तरह कुछ है। या शरीर में भारीपन है, कफ, बड़ा हुआ पित्त, स्थूल की मध्य अवस्था, मध्यमा अवस्था, है ना। तो स्थूल की मध्यम अवस्था क्या हो सकती है, ज्यादा मोटा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब शमन, 7 नंबर पे शमन देखते हैं। शमन में क्या है, भूख प्यास। अब भूख प्यास को रोक करके लंघन योग करना है। तो देखिए कई तरीके हैं। तो हमारा पहले क्या था, संशोधन से लंघन योग के कर रहे थे, फिर उसके बाद क्या देखा हमने, दीपन पाचन, कुछ खाना पचाने की औषधियां दे करके हमने वो किया लंघन है या व्रत किया। उससे क्या होगा कि जो खाना पच जाएगा और फिर जब भूख लगेगी जब हम खाएंगे, राइट। तो एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ, तीसरा तरीका ये नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे 7 नंबर दे रखा है। तो भूख प्यास रोक करके लंघन, यानी भूख को भी, भूख लग रही है कोई बात नहीं, लगने दो, रोक लो उसको,
और प्यास लग रही है तो प्यास को भी थोड़ी देर के लिए रोक के रख करना। अब रोक के रखना किसके लिए बताया गया है? ये लंघन योग्य है कि कौन कौन इस टाइप के लंघन योग्य हैं, जिनको भूख और प्यास रोक सकते हैं, है ना। ऐसे कौन लोग हो सकते हैं? ऊपर बताया था क्लींजिंग किसके लिए है, शोधन किसके लिए है ना, उन लोगों के लिए वो लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी संभावनाएं बता रहे, देखिए। और दीपन पाचन, कुछ छोटी मोटी डाइजीन वगैरह ऐसी कोई टेबलेट जिस टाइप की, मतलब इस टाइप का कुछ, कोई दवा ले लिया, पाचक चूर्ण खा लिया, उसके लिए ये लिस्ट आ गई। इस टाइप के लोगों को दिया जा सकता है, राइट। और भूख और प्यास को रोक करके लंघन करना है, तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति आ जाते हैं? जिनको आम है। आम का मतलब वही मैंने आपको बताया, मैंगो नहीं, आयुर्वेद में आम किसे कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जिसने खाना पीना खाया है और वो उसके शरीर में अपचित भोजन इकट्ठा हुआ है, तो वो आम बन गया, वही आगे जाके इन्फेक्शन बनेगा, राइट। ये शुरुआती अवस्था आम कहा जाता है, जो अपचित भोजन, वो आम। तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या करना है? भूख प्यास रोक करके लंघन करना बताया गया है। ज्वर है, अतिसार, वमन, विबंध, हीन स्थूल और कफ पित्तावस्था। देखिए, हीन स्थूल मतलब क्या? हीन स्थूल, बहुत ज्यादा मोटा नहीं, लेकिन हीन स्थूल है। हीन स्थूल शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर। और कफ पित्तावस्था, कफ और पित्त दोनों ही बढ़े हुए हैं जिनके। वात बढ़ा हुआ नहीं है, वात बढ़ा होगा तो कभी भी व्रत नहीं करना, ठीक है। भूख प्यास कभी भी नहीं रोकना जब वात बढ़ा हो, वात में और बल्कि इनका ज्यादा प्रयोग करना है, राइट। और कफ और पित्त बढ़ा है तब जा करके हम भूख और प्यास को रोकने वाला लंघन करा सकते हैं, ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीज को, ठीक है। तो ये लिस्ट आ गई आपके पास में, इन लोगों को हम करा सकते। वात आतप व्यायाम कराकर लंघन योग्य। वात आतप व्यायाम कराकर, यहाँ वात की बात कर रहे हैं कि जिनको पतला दुबला व्यक्ति है, शरीर में वात बड़ा है, जिनको शरीर में हड्डियों में दर्द है, यहाँ दर्द है, वो दर्द है, ये दर्द है, वात वाली अवस्था है ना। बड़बोला व्यक्ति है, ज्यादा बोलता है, परेशान करता रहता है, ऐसा व्यक्ति आतप। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना? व्यायाम, थोड़ा सा आतप और व्यायाम, हल्का व्यायाम कराकर लंघन योग्य। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा व्यायाम करा करके, वो मध्यम स्थूल व्यक्ति है, वात बढ़ा हुआ है लेकिन मध्यम स्थूल, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, मध्यम स्थूल है, भारी शरीर नहीं है लेकिन वो मध्यम है। स्थूल तो है लेकिन मध्यम स्थूल कहा है यहाँ पर। और वात आतप और व्यायाम किनको कराना है? और उनको करा करके लंघन कराना है, ठीक है। वात आतप व्यायाम कराकर लंघन योग्य। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। वात आतप यानी वात शरीर में उनकी वात की वृद्धि करानी है। किन लोगों की? जो मध्यम स्थूल हैं, कफ बड़ा है, पित्त भी बड़ा है, तो इनको शांत करने के लिए, वो बड़े हैं तो ये वाला बढ़ा दो, तो उसका बैलेंस हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएंगे, है। यह दृढ़ शरीर, मजबूत शरीर है ना, जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी काफी मेहनती व्यक्ति होते हैं ना, जो मजदूर टाइप के, इस टाइप के व्यक्ति, लेकिन वो मध्यम स्थूल, पतले नहीं है, मजदूर इस टाइप के व्यक्ति हैं जो मध्यम स्थूल हैं, मोटे भी नहीं। स्थूल का मतलब मोटा है, लेकिन मोटा तो नहीं है, लेकिन मध्यम है, बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। तो ऐसे व्यक्तियों को लंघन करा के, उनको व्यायाम भी करा के, है ना, ऐसे वालों के लिए ये बताया गया है। आगे का देखें तो स्थूल कृश का सामान्य चित्र सूत्र, है ना। तो अब स्थल स्थूल यानी कोई मोटा आ गया,
कृष का सामान्य चित्रण करें तो क्या ऐसा होगा, है ना, उसका सूत्र क्या होगा। ठीक है, आयुर्वेद की दृष्टिकोण में महर्षि वाग्भट जो बता रहे हैं यहाँ पर, ये अष्टांग हृदयम का चैप्टर है, चैप्टर 14 है ना, उसी से हमने लिया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ये चीज आयुर्वेद में लिखी है, हम कहते हैं कहाँ लिखी है, दिखाओ। राइट, तो हमने बता दिया। कोई हमको कहे कि ये चीज कहाँ है तो हम बता सकते हैं, भाई यहाँ पर महर्षि वाग्भट ने बताया हमको, अष्टांग हृदयम में चैप्टर 14 में। स्थूल व्यक्ति से, अब स्थूल व्यक्ति में क्या करें, यहाँ स्थूल और कृष का सामान्य चित्र क्या होगा। मान लो हम ऐसा व्यक्ति जिसकी कल्पना कर रहे हैं, ये स्थूल यानी मोटा, कृष यानी पतला, इसका सामान्य अवस्था क्या हो, सामान्य स्थिति देखते हैं तो स्थूल व्यक्ति में गुरु प्लस अपतर्पण द्रव्य उत्तम है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना होगा, गुरु यानी भारी, थोड़ा भारी, प्लस अपतर्पण द्रव्य उत्तम है। किसको, स्थूल व्यक्ति में गुरु प्लस अपतर्पण। स्थूल व्यक्ति का मतलब ऐसा जो दृढ़ है, शरीर से ऊपर लिखा है ना दृढ़ शरीर, यानी मजबूत है, व्यायाम करके कसा हुआ बदन है, वो भारी खाने को पचाने की क्षमता रखता है और व्यायाम नियमित करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति स्थूल भी है, भारी भी है, मोटा भी है, तो ऐसे व्यक्ति में गुरु प्लस अपतर्पण द्रव्य उत्तम है। क्या कहा गया है, भारी, गुरु का मतलब भारी, प्लस अपतर्पण। अपतर्पण में कौन से द्रव्य आते हैं, मैंने बताया था आपको, अपतर्पण के लिए 2 तत्व प्रधान होने चाहिए, बाकी तत्व तो होते हैं लेकिन 2 प्रधानता होना चाहिए। कौन सा, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो जिसमें होंगे वो सब क्या है, अपतर्पण द्रव्य या व्रहणम द्रव्य, ऊपर हम सीख चुके हैं इसको। राइट, कृष व्यक्ति से, अब कृष व्यक्ति में क्या करना है, लघु यानी हल्का, क्योंकि कृष व्यक्ति खाना पचाने की स्थिति में ही नहीं है। कोई भारी भारी खाना दे दिया तो उसे पचेगा नहीं, वो बेचारा काया से गरीब आदमी है तो पतला दुबला वो पचा तो पाएगा नहीं, व्यायाम कर नहीं सकता है ना। राइट, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को, पतले दुबले को लघु यानी हल्का भोजन दो, आसानी से उसको पच जाए। तो संतर्पण द्रव्य उत्तम है। सॉरी, अपतर्पण और संतर्पण में मैं थोड़ा सा गलत हो गया, ये इसको ठीक करता हूं मैं वापस से। संतर्पण में पृथ्वी तत्व और जल तत्व आता है, और अपतर्पण में कौन कौन सा आएगा, अग्नि, वायु और आकाश। तो अग्नि वायु, तो यहाँ पर ऊपर में क्या है, खाना भारी देना है प्लस अपतर्पण करना है। खाना भारी दे करके अपतर्पण करना है। खाना भारी क्यों देना है उसको, ऐसा भारी खाना देंगे ताकि वो शरीर ऑलरेडी भारी है उसको पचाने में ज्यादा देर लगे, यानी देर से पचने वाला भोजन देना है। ऐसा भोजन देना जो कि देर से पचे, प्लस अपतर्पण करना है, अपतर्पण द्रव्य देने। अपतर्पण द्रव्य में जिसमें अग्नि तत्व का वास हो और वायु तत्व का वास हो और आकाश तत्व, ये 3 तत्व प्रधान हो, ये अपतर्पण का द्रव्य उत्तम है ऐसे व्यक्ति को। राइट, कृष व्यक्ति में यानी लघु, आसानी से पचने वाला, संतर्पण द्रव्य उत्तम है। संतर्पण द्रव्य का मतलब पृथ्वी और जल तत्व दोनों मिला करके। कारण ये बता रहे हैं कि ऐसा ऊपर जो कर रहे हैं अपन, इसका कारण क्या है, कारण भी बता रहे हो, सब चीज बता रहे हो, कुछ भी छुपाया नहीं है। वो कह रहे हैं कि अति स्थूल व्यक्ति की अग्नि अति तीव्र होती है। भाई वो स्थूल यानी मोटा खा पी के तो हुआ है ना, यानी उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, वो कहते हैं ना भुक्खड़ आदमी है, कुछ भी दे दो सब कुछ खा जाता है, पड़ोसी का भी खाना खा जाएगा, बचा के रखना भाई है। ऐसा आदमी जो है
सब कुछ खा जाता है, तो वो खा के उसको पचा लेता है, पचा के ही तो वो मोटा हुआ है ना। कुछ व्यक्ति अपचित भोजन के कारण वो बीमारियों के साथ मोटे हो रहे हैं, और जो स्वस्थ हैं लेकिन उसमें क्या है, शरीर में वजन ज्यादा बढ़ा है, तो वो पचा करके, उनकी अग्नि अच्छी है ना, तो उनमें क्या है, अग्नि अति तीव्र होती है उनकी, इसलिए उनको गुरु भोजन देना चाहिए। भारी भोजन दो, हल्का भोजन दोगे तो थोड़ी देर बाद फिर वो भुक्खड़ मांगने लग जाएगा, लाओ जी भोजन लाओ, है। तो इसलिए उनको क्या करना, भारी भोजन देना, ऐसा भारी भोजन देना जिससे देर से भूख लगती हो, है ना, ऐसा वाला भोजन। लेकिन उसको क्या करना है, संतर्पण करना है या अपतर्पण? अपतर्पण करना है, संतर्पण नहीं करना। साथ ही ऐसा भोजन जो रूक्ष हो, जो ड्राई फॉर्म, मतलब ड्राइनेस लाता हो, है ना, जैसे चने, भुने हुए चने, भुने हुए गेहूं, भुने हुए चीजें वो जो होती है ना, वो ये सब रूक्षता लाते हैं बॉडी में, ड्राइनेस, है ना। पदा बड़ा मक्खन या लस्सी ले जाके दे रहे हो, नहीं, वो उसके लिए नहीं है, और वजन बढ़ जाएगा बेचारे का, मोटापा ऑलरेडी है ना। उसको तो स्लिम होने की जरूरत है, तो स्लिम होने के लिए उसको भोजन भी स्लिम वाला, जैसे जौ की चपाती है, ऐसी चीजें दोगे तब वो स्लिम होगा ना। साथ ही ऐसा भोजन दें जो रूक्ष हो, जिसमें शारीरिक धातुओं का शोषण हो। शारीरिक धातु है, 7 धातु है हमारी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, है ना। सातों धातुओं में पोषण तो हो, लेकिन उसमें उसका शोषण के साथ, बहुत ज्यादा नहीं हो, इतना ही मिले उनको जितना उनकी गाड़ी चलती रहे, राइट। मतलब यह है कि उस गाड़ी को उतना ही पेट्रोल देना है जितना उसको चलाने के लिए आवश्यक हो, ज्यादा नहीं देना, एक्सेस नहीं देना। तो शारीरिक धातुओं का शोषण हो, जिसमें यहाँ शॉर्टकट में दे दिया उन्होंने, कहा कि शारीरिक धातुओं का शोषण हो, यानी शरीर की धातुओं का शोषण हो, मतलब उसमें ज्यादा मिनरल, विटामिन या जो भी उसको पोषण करने वाले तत्व जो ज्यादा अंदर जाएंगे तो दिक्कत होगी। उसका शोषण होना चाहिए, पोषण नहीं, शोषण होना चाहिए। यानी उसके मतलब किसी अंग को, यानी 1 रुपए की पोषण की जरूरत है तो उसको आठा ना दो, अठन्नी दो, बस कम दो, यानी उसका शोषण करो। ऐसा भोजन देना चाहिए जैसे मधु। अब ये मधु क्या करता है, मधु क्या है, पचने में तो भारी है, शहद पचने में क्या है, भारी है? देर से भूख लगती है? आप जो शहद का पानी पी लोगे तो थोड़ी देर के लिए आपकी भूख मिटा देगा, लेकिन शरीर को, शरीर की धातुओं का शोषण करता, पोषण नहीं कर रहा है। मतलब पोषण के साथ में शोषण भी कर रहा है मधु यानी शहद। इसलिए कहते हैं कुछ लोग कि भाई ऐसा है, खाली पेट सुबह क्या पियो, शहद, शहद 2 चम्मच डालो, आपका मोटापा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, स्लिम हो जाओगे, अच्छे दिखोगे, है ना। ये इसीलिए बोला जाता है। इसलिए शोषण के साथ में पोषण वाली बात मधु यानी शहद करता है। तीव्र अग्नि यानी ऐसी तीव्र जिसको बहुत ज्यादा हो और गुरु आहार को बचाती है। जो तेज अग्नि होगी, यानी आपकी भूख ज्यादा तेज है तो गुरु यानी भारी आहार को पचाती है, तथा रूक्ष मेद धातु का शोषण कर स्थूलता को नाश करती है। यानी मेद धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, हमारे शरीर में जो मांस के बाद की धातु है मेद, वो अंदर बढ़ जाएगा तो क्या मोटापा बढ़ रहा है ना शरीर में, तो उस धातु को, मेद धातु का क्या करती है, शोषण कर स्थूलता को नाश करती है, यानी मोटापे को कम करती है। तो तीव्र अग्नि यानी क्या, भूख जो तेज होती है वो गुरु आहार को पचाती है, गुरु आहार को पचाने में लग जाएगी, भारी आहार को पचाने में लग जाएगी, और क्या करेगी, मेद धातु का
शोषण करेगी, शोषण करके स्थूल यानी मोटापे को कम कर सकती है, राइट। तो कारण हमने देख लिया। तो अतिकृष्ट व्यक्ति की अग्नि क्या होती है? मंद होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को, ये मैं बता चुका हूं, ऐसे व्यक्ति को क्या वो आहार दो जो कि लघु हो, पचने में आसान हो, परंतु लघु गुण वात वर्धक होता है। ये मैं आपको बता दूं कि लघु गुण हमेशा वात वर्धक होता है। जो 20 गुण है ना, उनमें लघु गुण जो है वो क्या है? वात वर्धक है, वात को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को वो आहार दो जो लघु है। किसको दो? अतिकृष व्यक्ति की अग्नि मंद होती है, ऐसे व्यक्ति की भूख कमजोर होती है, भूख लगती ही नहीं है बेचारे को, खाना कितना खिला लो, जबरदस्ती खाना खिलाओगे तो बीमारियां आ जाएंगी। तो जो अतिकृष यानी कमजोर व्यक्ति है, पतला दुबला है, वो कमजोर है ही इसलिए कि उसको भूख ही नहीं लग रही है ना। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को वो आहार दो जो लघु हो। लघु का मतलब आसानी से पच जाता हो, राइट। लेकिन क्या है कि लघु जो है गुण क्या करता है? वातवर्धक हो। इसीलिए सदैव संतर्पण द्रव्य अर्थात जो धातुओं को तृप्त करता हो ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे शाली चावल, हरिण मांस। हरिण मांस यानी देखिए आयुर्वेद सबके लिए बना है। इस धरती पर ऐसे भी जीव हैं जहाँ खाने को कुछ फसल वसल आपके जैसे हमारे जैसे भारत जैसे नहीं होते, वहां पे केवल मांस ही मिलता है। तो वहां पर क्या है? हरिण का मांस। तो ऐसे व्यक्ति इसका मांस का प्रयोग कर सकते हैं। शाली चावल, ये शाली एक प्रजाति का नाम है, चावल ऐसे चावल, राइट। ये क्या करते हैं? शाली चावल वजन बढ़ाते हैं शरीर का। तो पतला दुबला है, कृष व्यक्ति और आसानी से पच जाता है। और वजन बढ़ाने के लिए अब कोई बोले हमको आकर के कि आपने जो आयुर्वेद का कोर्स किया है जी गुरुजी, आप बता दो देखे जरा हमें कोई ऐसा उपाय तो बताओ क्या कि हमारा बच्चा कुछ भी खाता है मोटा ही नहीं होता। तो फिर क्या बोलोगे उसको? शाली चावल है, राइट। तो हम इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसको क्या देने योग्य है, किसको क्या नहीं देना, राइट। अब पूछा गया है कि स्थूल और कृष्ण में श्रेष्ठ कौन है, इनसे अच्छा कौन सा मानेंगे आयुर्वेद की दृष्टिकोण में? पतला व्यक्ति अच्छा या मोटा व्यक्ति अच्छा? तो अति स्थूल से अति कृष्ण अधिक अच्छी माना गया है। जिसको अति स्थूल से, भाई तो बहुत ज्यादा मोटा कोई व्यक्ति है, अति कृष्ण कमजोर है तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यदि दोनों व्यक्ति समान साध्य व्याधि से पीड़ित हों, साध्यवादी क्या मतलब? ऐसी बीमारी जो साध्य है, असाध्य नहीं, जो साध्य है यानी ठीक होने वाली व्याधि है। व्याधि दो प्रकार की आयुर्वेद में बताई हुई है, साध्य और असाध्य। एक तो कठिनता से ठीक होती है, आयुर्वेद में सब चीजें ठीक होती हैं, लेकिन कुछ तो साध्य होती है और कुछ असाध्य माना गया है। असाध्य व्याधियां जो कभी ठीक नहीं होती, उनका उपाय जिंदगी भर हमको करते रहना पड़ता है। तो कुछ एक वो है ऐसी और कुछ असाध्य हैं और एक कुछ साध्य हैं। तो साध्य की चर्चा कर रहे हैं आप, क्योंकि दोनों व्यक्ति समान साध्य व्याधि से पीड़ित हों तो अतिकृष्ट व्यक्ति की अपेक्षा अति स्थूल व्यक्ति को वह व्याधि अधिक पीड़ा पहुंचाती है। समझ में आया होगा बात कि यहाँ क्यों अति स्थूल से अतिकृष्ट अच्छा क्यों है, यानी बहुत ज्यादा मोटे व्यक्ति से पतला व्यक्ति अच्छा क्यों है?
ये इसलिए अच्छा है कि अतिकृष्ट व्यक्ति की अपेक्षा, यानी पतले व्यक्ति की अपेक्षा अति स्थूल यानी बहुत ज्यादा मोटा व्यक्ति को वह व्याधि अधिक पीड़ा पहुंचाती है। जैसे अब डॉक्टर ने कह दिया घुटने में आपके जो है ना नी पेन हो रहा है किसी को, नी पेन के अंदर डॉक्टर ने बोला कि आपके नी, आपका बॉडी वेट ज्यादा है, आप मोटापे के कारण आपका नी पे लोड पड़ता है, नी खराब हो गए हैं, अब इसको ठीक करना नामुमकिन है, तो इसको बदलवाना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे व्यक्ति को, अब मान लो कोई पतला व्यक्ति है, अब उसको किसी ने बोल दिया आपके घुटने खराब हैं, तो इसको आपको बदलवाना पड़ेगा। बदलवाना क्यों? वो तो मना कर देगा, मेरे को जरूरत ही नहीं है। वो उसको ज्यादा परेशानी उस ज्यादा मोटे व्यक्ति को ज्यादा है घुटने की बीमारी में, पतले वाले से ज्यादा मोटे वाले को है। क्यों है? क्योंकि जो दर्द होगा उसके शरीर का पूरा वजन उसके ऊपर पड़ रहा है ना, वजन ज्यादा है। पतला व्यक्ति को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कहेगा ठीक है जी कोई बात नहीं, कम वजन देंगे, हम तो एक टांग पे भी चल लेंगे। राइट। तो इसलिए कहा गया है कि पतले व्यक्ति की अपेक्षा मोटा व्यक्ति ज्यादा दुखी रहता है, उसको ज्यादा परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं यदि समान व्याधि से ग्रस्त है। तो स्थूल व्यक्ति में मेद, कफ, वात, अग्नि चारों बड़े रहते हैं। देखो स्थूल व्यक्ति में क्या होता है, मोटे व्यक्ति में मेद धातु तो बड़ी रहती है ना? हमने 7 धातुएं पढ़ी थी, तो उसमें मेद धातु क्या दे रही? मोटापा। वो बढ़ जाए तो मोटापा आता है, तो और कब बढ़ जाए तो मोटापा आता है ना? तो ये क्या है कि मेद, कफ और वात और अग्नि ये चारों ही बड़े हुए रहते हैं उसमें, इसमें स्थूल व्यक्ति में, मोटे व्यक्ति में। तो अब समस्या क्या है? मेद को ठीक करे कि कफ को ठीक करे कि वात को करे कि अग्नि को करे, हैं? ये चारों ही बड़े रहते हैं, जबकि पतले व्यक्ति में क्या है, खाली वात ही तो बड़ा रहेगा, है ना? उसको मेद और कफ का सामना तो करना ही नहीं है, वात से ही तो लड़ना है, तो लड़ लेगा, उसमें क्या है। अभी 4 शत्रु थे, अभी 2 ही हैं, तो 2 से तो वो लड़ लेगा, है ना? इसलिए उसको, मोटे व्यक्ति को या स्थूल व्यक्ति को ज्यादा परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया है आयुर्वेद के दृष्टिकोण में। तो मेद धातु की वृद्धि होगी तो क्या होगा? कोष्ठ में वात संचय होगा। फिर इसके आगे की स्थिति क्या होगा? अति अग्नि तीव्र हो जाएगी, और फिर आगे बढ़ के और क्या होगा? वात पित्त विकार पैदा हो जाएंगे, है ना? ये ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है। तो मेद धातु की वृद्धि से कोष्ठ में वात संचय होगा। कोष्ठ और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो यहाँ पर वात का संचय होगा मेद धातु की वृद्धि से, कोष्ठ में वात का संचय हो जाएगा। और अति तीव्र वात, ये अग्नि तीव्र होगी तो फिर क्या होगा? वात पित्त विकार पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अग्नि क्या करेगी? वहां की स्थिति को जला देगी, तो वहां पे कुछ गैसेस पैदा होंगी। कोई भी चीज जलती है तो गैस पैदा होती है ना। और पित्त यानी एसिड, अम्ल शरीर में अग्नि से बढ़ ही रहा है, तो ये यानी एसिड या अम्ल के या अग्नि के विकार और वात के बढ़ जाएंगे। वात गैस और अग्नि दोनों है वहां बढ़े हुए। तो जब अति तीव्र होगी अग्नि तो क्या होगा? वात और पित्त के विकार बढ़ जाएंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से आता है। अतः मेद कफनाश के लिए लंघन कर्म करें। क्या बोला? मेद और कफ धातु बढ़े हुए हैं तो लंघन करो मतलब व्रत करो, उपवास करो। और वात और पित्त नाश के लिए क्या करो? ग्रहणम करो। ऊपर भी यही बात कही गई है, यहाँ पर भी वही बात कही गई है। पार्ट 1 में भी हमने यही पढ़ा था, आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं इसका।
द्विविध उपक्रम का, तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही। अतः स्थूल व्यक्ति से स्थूल नाश के लिए, स्थूल व्यक्ति में स्थूलता नाश के लिए, यानी मोटापा है बढ़ा हुआ, और मोटापे के नाश के लिए दोनों ग्रहणम व लंघनम कर्म की आवश्यकता होती है। मोटे व्यक्ति में मोटापा किस लिए आ रहा है? एक तो शरीर गैस बढ़ गई तो भी शरीर फूल गया है, और कब बढ़ गया तो भी फूल रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या बोला है, इन दोनों में ग्रहणम और लंघनम कर्म की आवश्यकता होती है, और विरुद्ध उपक्रम होने से अति स्थूल हमेशा कष्टकारी होता है। क्या लिखा है? विरुद्ध उपक्रम, यानी एक दूसरे के विरुद्ध होने से अति स्थूल, ज्यादा मोटा व्यक्ति, वो हमेशा कष्टकारी होती है। उसके लिए ये स्थिति बड़ी कष्टदारी होती है, मोटे व्यक्ति के लिए। पतले के लिए तो है ही नहीं। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो उदाहरण देखते हैं अपन। क्योंकि समय भी शायद बहुत कुछ बढ़ गया होगा, 5:30 हो गया है। क्या किया जाए, कल ले लिया जाए? कल ले लेंगे सर। हाँ, कितना पेज है ये? कल मंगलवार है, लेकिन ले लेते हैं। परसों परसों ले लें? परसों ले लेते हैं। हाँ, काफी कुछ है, बच गया। लेट हो जाएगा। हाँ, अभी तो बहुत है, बहुत लंबी फाइल है। चलो परसों ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट, ओके सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप।